हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट वीडियोस में हमने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही थी। इस वीडियो में भी हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट कोड। लिस्ट 1 कंटेन द नेम ऑफ डिफरेंट मॉडल्स एंड थ्योरीज एंड लिस्ट 2 कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट थ्योरीज। So list 1 has Carroll model, Corlett and Hague rule, Haxer-Ollin theorem and Nutt-Wicksell theory. And list 2 contain international trade, interest rate, principles of taxation and social responsibility of a business. So सबसे पहले हम वो करेंगे जिसको हम easily मैच कर सकते हैं, that is Haxer-Ollin theorem. Haxer-Ollin ने इंटरनेशनल ट्रेड की फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी दी थी. So C is related to 1. फिर हम देखते हैं कैरोल्स मॉडल. कैरोल मॉडल इज़ रिलेटेड टू अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस मॉडल में इन्होंने CSR पिरामिड एक्सप्लेन किया था विच डिस्क्राइब द 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस. दैट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी केम अंडर इकोनॉमिक कैटेगरी, देन लीगल, देन एथिकल एंड द लास्ट वन इज फिलेंथ्रोपिक. Under economic responsibility, the profitability should be the main responsibility of any business. Legal means to obey the rules and regulation made by a judiciary system of any country. Ethical means to work right things or to act morally and ethically. And philanthropic is related to the social responsibility or a social welfare aspect of any business. The next is Corlett-Hague rule is related to a principle of taxation. It came in 1953 and it is related to the double taxation system between different countries. Nutt-Wicksell's theory is related to interest rate. It came in 1898 and the name of the theory is theory of price and interest. So the answer will be answer number A. The next question is any country consistently facing balance of payment deficiency can approach World Bank? No, because World Bank provide a finance for the reconstruction and development of industries. The Smithsonian Institute. Smithsonian Institute is a trust of US composed as a group of museums and research centers. So this is also not a correct answer. IMF, yes. IMF is providing a finance for deficit financing, or we can say that BOP crisis, BOP deficiency. मतलब जब किसी भी कंट्री का इम्पोर्ट उनका ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और जो एक्सपोर्ट है मतलब कि जो उनकी इनकम है वो कम जनरेट हो रही है. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर C. The next is a practice of selling a commodity in a foreign market at a price lower than the domestic price and even at a equal to the cost of production to capture a foreign market. It means अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है और वो इतने कम प्राइस पे सेल कर रही है कि उसकी डोमेस्टिक प्राइस से भी वो कम प्राइस पे सेल कर रही है, या फिर वो कोस्ट के इक्विवेलेंट प्राइस पे सेल कर रही है एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैप्चरिंग अ फॉरेन मार्केट, कि वो फॉरेन मार्केट पे को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सके, मतलब मार्केट शेयर अपना इंक्रीज कर सके, तो हम उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज गोजिंग. गोजिंग मीन्स टू सेल अ प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस देन द डोमेस्टिक प्राइस. सो ये तो नहीं हो सकता. फोर्जिंग इज नॉट रिलेटेड टू अ प्राइस. बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीशेपिंग द मेटल्स. डंपिंग, येस. डंपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर बहुत ही कम प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं. एंड फॉरफिटिंग इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू प्राइस. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर C. द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू assertion and reasoning. Assertion. Amended Patent Act in compliance with WTO provides for grant of product payment as well as process payment for a period of 20 years from the date of application. That means कि अंडर अ WTO के अकॉर्डिंग जो पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अंदर कोई भी पर्सन अगर पेटेंट लेता है तो वो 20 ईयर्स तक उसको यूज़ कर सकता है. दैट इज़ करेक्ट. रीजनिंग. अंडर द एक्ट पेटेंट में भी गारंटी टू एन इन्वेंशन, मतलब पेटेंट किस किस चीज़ के लिए प्रोवाइड किए जा सकते हैं, किसी भी इन्वेंशन के लिए. और वो इन्वेंशन क्या हो सकती है, कोई भी नया प्रोडक्ट या फिर नया प्रोसेस
एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब कि जिसको हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर अप्लाई कर सकें, एंड अ टेक्निकल एडवांस ओवर एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हो. सो रीजनिंग इज ऑल्सो करेक्ट एंड बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर सी, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए. द नेक्स्ट इज also related to intellectual property right of the WTO. that means इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी राइट्स के अंदर आती हैं. द फर्स्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, म्यूजिक डिस्क, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जोग्राफिकल इंडिकेटर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जर्नल्स, बुक्स, सीड्स, डिज़ाइन एंड ब्रांड्स. So according to WTO, intellectual property rights covers copyright, that is right of performers, producers of sound recording and broadcasting organizations, trademarks including service marks, geographical indicators and industrial designs, patents etc. So हम इसके अंदर देखते हैं, द फर्स्ट ऑप्शन भी इसके अंदर आएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स भी आएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ IPR, and journals, books, seeds, designs and brands is also a part of a IPR. So the answer will be answer number C, that A, B and D are included in intellectual property rights. The next question is, NAFTA came into force from January 94, embracing NAFTA 94 में आया था. NAFTA stands for North American Free Trade Area or Free Trade Agreement. This agreement is between USA, Canada and Mexico. So the answer will be answer number B. The next is, a common market is one where. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉमन मार्केट होती क्या है. कॉमन मार्केट इज़ अ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कस्टम यूनियंस वेयर द फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर अलाउड. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस मीन्स लेबर, कैपिटल एंड मनी, मटेरियल, एनी टाइप ऑफ फ्री मूवमेंट इज अलाउड. एंड हमने कहा है कि कस्टम यूनियन की एक्सटेंडेड फॉर्म है. सो कस्टम यूनियन बेसिकली इज अ ट्रेडिंग ब्लॉक विच इज compared of a free trade area with a common external tariff. कि इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके मेंबर नेशंस हैं उसके अंदर तो बिल्कुल फ्री ट्रेड होता है, बट एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए, एक्सटर्नल नेशंस के लिए क्या होता है, कॉमन टैरिफ वो फिक्स कर देते हैं. सो हम इसके अंदर देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं. ऑल द ट्रेडिंग नेशंस एग्री कॉमनली टू लेवी अ कॉमन एंड यूनिफॉर्म टैरिफ रेट फॉर ऑल गुड्स. नो, इसके अंदर वो मेंबर नेशंस के बीच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ट्रेड होता है. द नेक्स्ट इज, ऑल द ट्रेडिंग नेशंस एग्री कॉमनली टू रैशनलाइज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स म्यूचुअली टू प्रमोट इंट्रा रीजन ट्रेड. येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉमन मार्केट कि इसके अंदर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब कि क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके के बैरियर्स को क्या किया जाता है, रिमूव. द नेक्स्ट इज, there is a custom union along with free intra union movement of factor of production. that means ये एक टाइप का कस्टम यूनियन ही है, पर जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन अ मेंबर नेशंस. इट इज करेक्ट. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर सी. द नेक्स्ट इज, द maastricht ट्रीटी ऑफ February 92 रीनेम्ड द इकोनॉमिक कम्युनिटी एज. 92 के अंदर यूरोपियन कमीशन की ट्रीटी हुई थी, दैट इज maastricht ट्रीटी, जिसको बोला गया था. इसके बेसिकली 3 पिलर्स थे. द फर्स्ट पिलर इज कि इसका नेम चेंज किया जाए, तो इसका नेम चेंज करके रखा गया था यूरोपियन यूनियन. द सेकेंड पिलर इज कि एक कॉमन करेंसी यूज हो बिटवीन अ यूरोपियन कंट्रीज, दैट इज यूरो, बट वो इस ट्रीटी के अंदर फिक्स नहीं किया गया था. उसके लिए 99 के अंदर एक अलग से ट्रीटी आई थी. एंड द लास्ट पिलर इज, there should be a cooperation in the field of justice and home affairs of member countries. So इसका आंसर आ जाता है आंसर नंबर ए, दैट इज यूरोपियन यूनियन. द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू assertion and reasoning. An export processing zone is different from a free trade zone as it promotes units primarily devoted to export. Yes, export processing zone and free trade zone both are a different parts. एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का बेसिकली फोकस किस पे होता है, एक्सपोर्ट, मतलब वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप होती हैं जो कि क्या करती है, एक्सपोर्ट में कंट्री की कंट्रीब्यूट करती हैं.
एंड फ्री ट्रेड एरिया या फ्री ट्रेड जोन जैसे नाम से क्लियर है, जिन एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर जोन के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हो या कोई उसके ऊपर कोई किसी भी टाइप की इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती। रीजनिंग क्या दी हुई है, गुड्स इंपोर्टेड टू अ फ्री ट्रेड जोन में बी री एक्सपोर्टेड विदाउट एनी प्रोसेसिंग इन द सेम फॉर्म, विच इज़ करेक्ट। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी फ्री ट्रेड एरिया और फ्री ट्रेड जोन को डिस्कस किया था कि फ्री ट्रेड जोन के अंदर बेसिकली हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या वेयर हाउसिंग के लिए भी हम किसी भी गुड को इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये एयरपोर्ट्स के पास या सी पोर्ट के पास जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी होता है, वहाँ पे ये फ्री ट्रेड एरियाज़ बनाए जाते हैं, जिनका मेन फोकस होता है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी ये प्रोवाइड करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ज़रूरी नहीं होता कि उसके अंदर आपको गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग ही करनी है, कई बार हम स्टोर करके कुछ टाइम के बाद एज इट इज़ गुड को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। But goods exported by units in an EPZ are expected to have undergone some value addition by manufacturing and processing. बट अगर EPZ के अंदर कोई भी गुड्स को इंपोर्ट किया गया है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो एक्सपोर्ट होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, या तो हम कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने इंपोर्ट कर लिए, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा, उसको फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करके हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें डिडक्शन मिल जाएगी। सो एजर्शन रीजनिंग इज ऑल्सो करेक्ट। तो EPZ एंड FTZ, एजर्शन ने क्या बोला, EPZ एंड FTZ बोथ आर डिफरेंट, हम दोनों को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि FTZ के अंदर हम विदाउट मैन्युफैक्चरिंग भी गुड को री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट EPZ के अंदर गुड को के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने वो कंपल्सरी हैं। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर A, दैट बोथ आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. द नेक्स्ट इज मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 रिलेटिंग टू WTO impact. So list 1 contain NAMA, GATS, TRIMS and TRIPS, and list 2 contain liberalization of international investments. Second includes industrial goods, textile, jewelry, fish and fisheries product manufacturing industries. Third, liberalization of trade in goods and services. And fourth, provide monopoly power to owners of intellectual property. So सबसे पहले हम जिनको हम easily मैच कर सकते हैं वो देखो, TRIPS stand for trade related intellectual property rights. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ऑप्शन देखो हमें कौन सा गिवन है, फोर्थ, तो हम डी को फोर्थ के साथ डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। द सेकेंड इज C इज ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इट इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, सो इसको हम फर्स्ट से के साथ मैच कर देंगे, दैट इज लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। गेट्स इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, कि ये एक एग्रीमेंट हुआ था, जनरल एग्रीमेंट, जिसके अंदर क्या किया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज को लिबरलाइज कर दिया गया था बिटवीन अ कंट्रीज, उनके ट्रेड को। तो गेट्स इज रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब आता है नमा। नमा स्टैंड्स फॉर नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। इट वॉज बेस्ड ऑन अ दोहा डिक्लेरेशन ऑफ 2001। इसके अंदर रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ ड्यूटीज हुई थी रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर C. द नेक्स्ट इज indicate the correct code of the following statement with being correct or incorrect, or both statements are related to balance of payment. The capital account consists of long term capital transactions only. BOP में हमारे ये दो टाइप के अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे रिजर्व्स में या गोल्ड के अंदर, मतलब जो हमारी सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व्स अवेलेबल हैं उसकी क्वांटिटी में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो सब हम किसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही टाइप की ट्रांजैक्शंस आती हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, द करंट अकाउंट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शन विच गिव राइज टू और यूज अप नेशनल इनकम। मतलब करंट अकाउंट के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शन आती हैं जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम फ्लक्चुएट हो रही है, विच इज़ करेक्ट। करंट अकाउंट के अंदर हम बेसिकली कौन सी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज,
मतलब जितने, तो उससे हमारी नेशनल इनकम कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। अगर कोई यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हुआ है, दैट इज़ वन साइडेड ट्रांसफ़र कुछ हुआ है, वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सो द स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर डी। द नेक्स्ट इज statement 1, international liquidity encompasses the international reserves only. Statement number 2, international liquidity covers only official holding of gold, foreign exchange, SDRs and reserve position in the IMF available for the settlement of international transactions. देखो, इंटरनेशनल लिक्विडिटी मतलब जो हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने में काम आती है। अगर हमें अमेरिका के साथ कोई डीलिंग करनी है तो हम उनको रुपीज़ में पेमेंट नहीं कर सकते, हमें उनको क्या करना पड़ेगा, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्या बस इंटरनेशनल रिजर्व्स इंक्लूड हैं जो हमने IMF के अंदर, दैट मीन्स जो हमने IMF के अंदर जो हमारा शेयर है, क्या बस वही इंटरनेशनल लिक्विडिटी के अंदर इंक्लूड है? नो। सो द स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ इनकरेक्ट। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? जो भी हमारे सेंट्रल बैंक के पास, मतलब कि ऑफिशियल होल्डिंग के पास अगर कोई गोल्ड है, फॉरेन एक्सचेंज है, SDR मीन्स स्टैंडर्ड ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व पोजीशन इन द IMF, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? इंटरनेशनल लिक्विडिटी में। सो द आंसर नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 4। द नेक्स्ट इज लीगल एग्रीमेंट बिटवीन अ 2 countries गवर्न बोथ द कंट्रीज टैक्स अर्निंग्स। कि अगर दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर ऐसा कोई लीगल एग्रीमेंट हुआ है तो वो उनकी टैक्स की अर्निंग, मतलब कि टैक्स से उनको कितनी अर्निंग होगी उनके आपस में ट्रेड से, उस चीज़ को रेगुलेट करता है। जैसे कि ये चीज़ अवॉइड करते हैं कि ऐसा ना हो कि एक पर्सन दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर क्या पे कर रहा है, वो टैक्स को पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो दोनों अपनी टैक्स की अर्निंग्स को उसके थ्रू, लीगल एग्रीमेंट के थ्रू रेगुलेट करते हैं, विच इज़ करेक्ट। द सेकेंड इज international law may determine how and whether companies can operate in a certain locale. दैट मीन्स कि जो भी हमारे इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं, ये इस चीज़ को चेक करते हैं, इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि एक कंपनी दूसरी कंट्री के साथ जाके कैसे ऑपरेट करेगी, कैसे अपनी प्रोडक्शन करेगी, कैसे वहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी सेल करेगी। सो द स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर A. द नेक्स्ट इज Which one of the following is not the guiding principle of the World Bank regarding its lending operations? That means World Bank जो है वो किस किस बेसिस पे फाइनेंस प्रोवाइड करता है? प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लोन। ऑब्वियस है, अगर कोई भी पर्सन हमें लोन दे रहा है तो उसकी रीपेमेंट की भी उसको देखेगा कि क्या क्या कितना रीपेमेंट करने के चांसेस हैं। लैंडिंग शुड बी ओनली फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए ही, जनरली नहीं होती लैंडिंग की हम आप हमें 2 करोड़ दे दो हम उसको कहीं भी एक्सपेंड कर देंगे। नो, पहले उसका प्रोजेक्ट का पर्पस स्पेसिफाई होना चाहिए, उसके बाद ही वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट इज द लैंडिंग शुड बी टू अनेबल अ कंट्री टू मीट फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कोस्ट। ये भी करेक्ट है कि कई बार क्या करते हैं वो लैंडिंग इसलिए भी करते हैं कि अगर कोई हमारी फॉरेन एक्सचेंज की नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट कॉस्ट ऐसी है जो हमें फॉरेन एक्सचेंज से ही फुलफ़िल करनी है तो उसके लिए भी हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द बैंक डज एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। दिस इज इनकरेक्ट। कि इस पॉइंट के अंदर ये क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक अगर हमें लोन देगा तो उसकी कंडीशन होगी कि हम, फॉर एग्जांपल इंडिया ने लोन लिया है तो कह रहे हैं इंडिया अगर लोन लेगी तो उसको पाकिस्तान के अंदर उस लोन को खर्च करना है। नो, ऐसी कोई उनकी कंडीशन नहीं होती। सो द स्टेटमेंट नंबर 4 इज इनकरेक्ट। द नेक्स्ट इज in recent years which among the following countries has been the largest source of foreign investment in India? According to these options, Mauritius is the largest सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया, बट अगर ऑप्शन में सिंगापुर होता तो सिंगापुर से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द मॉरिशियस इज द करेक्ट आंसर। In December 1999, European Commission members signed a treaty that committed them
टू अडॉप्टिंग अ कॉमन करेंसी नॉन एज यूरो, दिस इज़ बेटर नोन एज। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मैस्टेरिच ट्रीटी के अंदर उन्होंने के 3 पिलर थे। तो एक जो पिलर था वो था कि वो यूरो को डिसाइड करेंगे, एंड जो यूरो था इसके अंदर यूरो जो डिसाइड किया गया था, मतलब फिक्स किया गया था एज एन कॉमन करेंसी, वो किया गया था ट्रीटी ऑफ maastricht के अंदर। बट ये कब किया गया था? 99 के अंदर। जो लिस्बन ट्रीटी आई थी, ये आई थी 2009 में। इसके अंदर यूरोपियन सेंट्रल बैंक को सेटअप किया गया था। एंड ट्रीटी ऑफ रोम आई थी 1957 में, जब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। एंड ट्रीटी ऑफ लंदन आई थी 1915 में ड्यूरिंग अ वर्ल्ड वॉर 1। सो ट्रीटी ऑफ रोम is related to setup of European Economic Community. Maastricht Treaty is related to European Community, and Treaty of Lisbon is related to setup of European Central Bank in 2009, and Treaty of London is related to World War 1. The next is the method being used for transferring complex technology transfer करने के लिए हम ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ करते हैं। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टरिंग इंटरनेशनली। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब हम गुड्स के अगेंस्ट गुड्स को ही एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम स्वैप भी बोलते हैं। सिक्योरिटी मार्केट के अंदर स्वैप करेंसी का कंसेप्ट आया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। तो ये कह रहे हैं बार्टर सिस्टम में कि कौन सा इनमें से फीचर नहीं है। बार्टर कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, विच इज़ करेक्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पल्सीज हैं एक्स्ट्रा और मुझे राइस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कोई ऐसा पर्सन ढूंढूंगी जिसको पल्सीज चाहिए हो और वो मुझे राइस दे दे। सो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये कई बार एक्सपेंसिव भी हो जाता है क्योंकि हमें रिलायबल डील नहीं मिलती, हमें वो पर्सन नहीं मिलता जो हमसे एक्सचेंज करे। तो वो अगर कोई पर्सन मिलता है वो हमें किसी भी कंडीशन पे किसी भी प्राइस पे वो चीज़ दे, हमें उससे लेनी पड़ती है। बार्टरिंग इज़ अ टाइप ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। नो, ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में इंक्लूड नहीं होता। बार्टरिंग कैन बी रिस्की, यस ये रिस्की भी हो सकता है, कई बार हमें एडिक्वेट प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर सी। The next is related to assertion and reasoning. International business has grown in more recent years at a faster pace than global production, which is correct कि international business जो है वो कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, बट उसके कंपैरिजन में हमारी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई। रीज़न क्या दे रहे हैं ये उसके अगेंस्ट? ग्रोथ थ्रू ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड, मतलब ट्रेड इंक्रीज हुआ है, बट ग्रोथ थ्रू FDI हैज़ नोट। दैट मीन्स कि FDI हुई है बट उससे ग्रोथ नहीं हुई। दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि FDI भी साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंट्रीज़ के अंदर MNCs के थ्रू। सो हम ये नहीं बोल तो सो द रीज़न इज़ इनकरेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन विल बी A इज़ करेक्ट बट द R इज़ इनकरेक्ट। द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द MNCs फ्रॉम द फॉलोइंग। MNC ये सारी इंडियन कंपनीज हैं या इंडियन बैंक्स हैं, हमें बताना है इनमें से कौन से ऐसे बैंक या कंपनी हैं जो फॉरेन में भी सेटल्ड हैं। तो IOCL के भी फॉरेन में ब्रांचेस हैं, एंड गेल के नहीं हैं, SBI के भी हैं, सेल के नहीं हैं, टाटा स्टील्स के भी हैं, भारत पेट्रोलियम के भी हैं। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर D. So thank you everyone. Please like and subscribe my channel. For any query and PDF you can mail me at crackyournet@gmail.com, and you can also follow me at crackyournet on Instagram. Till now we had covered 60 questions of international business environment. 40 are remaining which we will cover in future videos. So thank you everyone, and keep subscribing and keep watching my videos. Thank you.